हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एससी वर्मा फर्स्ट पार्ट में सर्कुलर मोशन का ऑब्जेक्टिव सेकंड सेगमेंट। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव सेकंड सेगमेंट के लिए हम जानते हैं कि ये सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो चारों ऑप्शंस को चेक करना जरूरी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ कर्व्ड पाथ, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है। द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट हो सकती है? क्या कर्व्ड पाथ में मूव होते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है? यस, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव करेगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। सो वेलोसिटी के बारे में हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दैट इज स्पीड कैन रिमेन कांस्टेंट। सो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है क्या? एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे, तो क्या हमारा पार्टिकल कर्व पाथ में मूव कर रहा होगा विद कांस्टेंट स्पीड? पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी कांस्टेंट। आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू जस्टिफाई द ऑप्शंस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो हमारा पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। इस पॉइंट पर अगर हम एक्सेलरेशन ले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज v स्क्वायर अपॉन आर, इस पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो भी टुवार्ड्स द सेंटर होगा। तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर हर जगह पर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो v स्क्वायर अपॉन आर दैट इज कांस्टेंट। बोलो है या नहीं? So magnitude of acceleration is constant, speed is constant. A and D, two options are correct. Let's move on to the next question. Let's import question number 2. Assume that the earth goes round the sun in a circular orbit. हमने मान लिया कि अर्थ सन के अराउंड जो घूम रही है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकंड। 30 किलोमीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम 1 जनवरी 90 टू 30 जनवरी 90 इज 0। 1 जनवरी से 30 जून तक, इसको हम एक बार काउंट करके देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 मंथ्स। 6 मंथ मतलब हाफ ऑफ द कंप्लीट ईयर। कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट होगा? दैट विल बी t इक्वल्स टू 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। तो अभी जो हम टाइम ले रहे हैं वो t/2 है। क्या ले रहे हैं? t/2, ठीक। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें 365/2 सॉल्व करके देख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस हाफ टाइम पीरियड में सिचुएशन क्या बन रही होगी बच्चों? ये तो हमने सन कह दिया सेंटर पर। अब ये हमारी अर्थ है जो सन के अराउंड घूम रही है ऐसे, तो हाफ टाइम पीरियड में वो हाफ राउंड कंप्लीट कर लेगी, मतलब A to B पहुंच जाएगी। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे? v एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r अपॉन में टाइम है t/2, सो दैट इज 4r अपॉन t। इज दैट क्लियर? अच्छा, r हम कहां से कैलकुलेट करें? स्पीड कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 2πr अपॉन t। सो r इक्वल्स टू vt अपॉन 2π। सो एवरेज वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 4/t, और r को हमने बोल दिया vt अपॉन 2π। t से t हुआ कैंसिल,
ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये 2v/पाई आया, 2/पाई की वैल्यू 22/7, v की वैल्यू 30, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 आया। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया हमने, हालांकि ऑप्शन में तो कहा हुआ कि एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो इतना तो हम डायरेक्टली बोल भी सकते हैं कि भाई 1 जनवरी से 30 जून तक की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आ रहा, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 नहीं आ रहा तो एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी 0, तो एवरेज वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो आएगी। हमने तो कैलकुलेट करके देखा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। ऑप्शन को तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं है, तो ये इनकरेक्ट तो है ही, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी है कितनी तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बी ऑप्शन कहता है द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अबव पीरियड इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पीरियड के लिए, किस पीरियड के लिए, 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक के लिए बात कर रहे हैं, तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिखेंगे ए एवरेज, मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन द वेलोसिटी कितना आएगा बेटा, ए पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, बी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। सो ए से बी तक पहुंचने पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो चेंज इन द वेलोसिटी विल बी 2v, चेंज इन द वेलोसिटी विल बी 2v, और अपॉन में टाइम कितना आ गया, दैट इज t/2, दैट इज अगेन 4v/t। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना सा कंफर्म करो कि 60 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्या, भाई v की वैल्यू तो 30 किलोमीटर पर सेकंड होगी, t की वैल्यू 365 डेज इंटू 24 इंटू 60 इंटू 16 सेकेंड्स में आ जाएगा। मेरे हिसाब से सॉल्व करने से तो 60 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो नहीं आ रहा, आप सॉल्व करके देख लेना, 60 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा। द एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 जनवरी 90 टू 31 दिसंबर 90 इज 0। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल चीज पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। अरे एवरेज स्पीड तो वही होगी जो उसकी कांस्टेंट स्पीड है। जब एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी आती है, जो उसकी कांस्टेंट स्पीड है वही उसकी एवरेज स्पीड आती है। तो एवरेज स्पीड 0 आएगी क्या, एवरेज स्पीड तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इनकरेक्ट। डी कहता है द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ पॉइंट्स टुवर्ड द सन। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो केस है, अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड से सन के अराउंड घूम रही है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर अपन एक्सीलरेशन लेंगे तो वो किधर की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द सन, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इंपोर्ट करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3, the position vector of a particle in a circular motion about the origin sweeps out equal area in equal time। एक सर्कुलर मोशन हो रहा है ओरिजिन के अराउंड, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस मान लो, ये हमारा वाई एक्सिस मान लो। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, जैसे पार्टिकल ए पॉइंट पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर ये आया, कुछ टाइम के बाद में वो बी पॉइंट पर पहुंच गया तो उसका पोजीशन वेक्टर ये आ गया। तो पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया स्वीप आउट किया, इतना एरिया स्वीप आउट किया, इक्वल एरिया इक्वल टाइम में। मतलब अगर ये एरिया ए है और ये टी टाइम में कवर हुआ है तो अगले टी टाइम में भी जो एरिया कवर हो रहा है वो ए है। इट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, ये तो इनकरेक्ट। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यस दिस इज राइट। एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सीलरेशन का भी तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा, तो एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है दैट इज कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। सो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सो बी एंड डी, टू ऑप्शंस आर करेक्ट। एम आई क्लियर डियर स्टूडेंट्स? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। अ पार्टिकल इज गोइंग इन अ स्पाइरल पाथ, फिगर में हमको एक स्पाइरल पाथ दिखाया हुआ है, as shown in the figure with constant speed। हमारा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ऐसे स्पाइरल पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, नो, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बार बार वही चीज हमारे सामने आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट।
The acceleration of the particle is constant, that is also not constant. The magnitude of acceleration is constant. एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है भाई, एक पार्ट में अगर हम बात करते हैं वो सर्कुलर पाथ में तो हमारा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, दैट विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर. वी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हमारा जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आएगा. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस इज करेक्ट. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, दिस इज इनकरेक्ट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं. लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. A car of mass capital M is moving on a horizontal circular path of radius r. At an instant, its speed is v and is increasing at a rate a. एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ हमने ऐसे बनाया. अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखते हैं. और ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पर हमारी ये कार मूव कर रही है. कार का मास कैपिटल एम है. ओके. अब इसका ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस आर है. किसी इंस्टेंट पर इसकी स्पीड v है एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट. ये हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है. सो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इक्वल्स टू a दिया. अब ऑप्शन क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट. ठीक, इस तरह के ऑप्शंस हमारे सामने. चलो जी हम एक बार कहानी इसकी देखें. इसके जो टायर्स हैं उनकी टेंडेंसी बाहर की तरफ मूव करने की है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया mv स्क्वायर अपॉन आर इस डायरेक्शन में. ठीक है. अच्छा, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स आएगा ma. ठीक है. अब इस पर जो फोर्स लग रहे हैं उसके लिए मैं एक बार एफबीडी अलग से ड्रॉ कर लेता हूं. मतलब ये हमारी कार है. ओके, ध्यान से समझना है इसको. एक फोर्स इधर आ गया mv स्क्वायर अपॉन आर, एक इधर की तरफ आ गया है ma. तो रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा बच्चों, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया. तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में आएगा. पहली बात ये, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. अब मूवमेंट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कैपिटल F. सो F इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ma का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर इसका स्क्वायर और अंडर द रूट. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल्स टू m को हमने बाहर ले लिया, रूट में a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर. और फ्रिक्शन को हम क्या बोल देंगे, म्यू n. n मीन्स mg, m से m हो गया कैंसिल. क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात हो रही है इसलिए मैं म्यू तक पहुंचा हूं. आप सोच रहे होंगे कि आपने कैलकुलेट क्यों किया ये. तो म्यू इक्वल्स टू क्या मिला, 1 अपॉन जी रूट में a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर. ध्यान से देखो बच्चों, मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. म्यू की वैल्यू हमको ये मिल गई. अब इसके ऑप्शंस देखते हैं. द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ. नहीं, एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, रिजल्टेंट फोर्स तो इधर आ रहा है. रिजल्टेंट फोर्स ये थोड़ा ही है, फोर्स तो ये भी लग रहा है. तो क्या सेंटर की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है. बी ऑप्शन क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर अपॉन आर. फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो यहां से चेक करो, क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर से ज्यादा आएगा. यस, क्योंकि ये वाली टर्म भी इसमें ऐड हो रही है. बी ऑप्शन करेक्ट है. द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज नॉट लेस देन a अपॉन जी. म्यू की जो वैल्यू है वो a अपॉन जी से कम नहीं है. सोचो अगर ये वैल्यू 0 होती तो क्या म्यू इक्वल्स टू a अपॉन जी आता, लेकिन ये वैल्यू 0 नहीं है. इसका मतलब म्यू की वैल्यू a अपॉन जी से कम नहीं है. सी ऑप्शन भी करेक्ट है सर. द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज म्यू इक्वल्स टू, ये तो नहीं मिल रहा हमको, तो ये इनकरेक्ट है. बी और सी दो ऑप्शन सही हो गए.
अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप चाहो तो एक बार वापस से अच्छी तरह से देख लेना, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर इज बैंक्ड for a speed v equals to 40 kilometer per hour. So this is the case of banking of road. रोड को हमने हॉरिजॉन्टल से इस तरह से बैंक कर दिया, मान लो थीटा एंगल पर। सो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द व्हीकल। ठीक है, अब इसमें जो बैंकिंग की है वो कितनी स्पीड के लिए है, 40 किलोमीटर पर आवर के लिए। चलो जी, एक बार हम फोर्सेस देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे हम इसमें। ये हो गया mg और नॉर्मल रिएक्शन आया इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, इसको यहाँ पर मैं इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, तो ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। सो n का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट आ जाता है n cos थीटा, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट आ जाता है कितना, n साइन थीटा। इज दैट क्लियर? बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक कहानी तो क्या बन जाएगी कि n cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, और एक कहानी क्या बन जाएगी, n साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। हमको याद भी आ रहा होगा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलता था। द फ्रिक्शन, हाँ, a car of mass m attempts to go on the circular road. The friction coefficient between the tire and the road is negligible. फ्रिक्शन को कंसीडर कर ही नहीं रहे। द कार कैन नॉट मेक अ टर्न विदाउट स्किटिंग, कर सकती है, टर्न तो ले सकती है। हमने बैंकिंग अगर 40 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग की है तो कर सकती है। इफ़ द कार टर्न्स एट अ स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर इट विल स्लिप डाउन। अब उस सिचुएशन में देखो कि अगर हम, अभी हो क्या रहा है कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं। सोचो अगर हम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से कम रखेंगे तो ये वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, बट ये वैल्यू हमारी फिक्स है। सो हम ये कहेंगे कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो रिक्वायर्ड फोर्स से ज़्यादा आएगा, तो इधर की तरफ स्लिप करने वाला केस बन जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। इफ़ द कार टर्न्स एट ए करेक्ट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार, फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू mg स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर। सो n इक्वल्स टू सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, m रूट में g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर। ठीक है, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, नहीं mv स्क्वायर अपॉन r नहीं, उससे ज़्यादा आ रहा है हमारा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इफ़ द कार टर्न्स एट ए स्पीड करेक्ट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज ग्रेटर देन mg। यस, हमारा जो फोर्स आ रहा है रोड की वजह से कार पर वो mg से ज़्यादा आएगा, और mv स्क्वायर अपॉन r से भी ज़्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बी और डी दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर लेते हैं। लेट्स इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पर्सन अप्लाइज अ कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ध्यान रखना है। मतलब ए वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं होने ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है भाई, and finds that the particle moves in a circle of radius r with a uniform speed v as seen from an inertial frame of reference।
हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो हमको n मास का पार्टिकल v की यूनिफॉर्म स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर इनर्शियल फ्रेम ये कहता है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा होगा, जिसके लिए हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट बट ए वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। कंफ्यूज मत होना, ये जो मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं सेंट्रीपिटल के लिए बात कर रहा हूं, और यहां जो मैंने लिखा है वो लिखा है फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसकी वजह से। ये AC लिख देता हूं मैं, AC, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या कहते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि हमने जो फोर्स लगाया वो कांस्टेंट, जो एक्सीलरेशन है ए वेक्टर वो कांस्टेंट, और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? क्या ये चीज पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है कि हमने पार्टिकल पर एफ वेक्टर लगाया, पार्टिकल पर और कोई फोर्स भी लग रहा होगा, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ये आ रहा होगा। मतलब फोर्स कौन सा और लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स और लग रहा होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल और नॉट? दिस इज पॉसिबल। देयर आर अदर फोर्सेज ऑन द पार्टिकल। यस, हम भी यही कह रहे हैं कि कोई दूसरे फोर्स उस पर लग रहे होंगे। द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेज is mv square upon r towards the center. The resultant of the other forces. अब resultant of other forces क्या जरूरी है कि mv square upon r ही हो और towards the center ही हो? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की सिचुएशन बन सकती है? नहीं बन तो सकती है, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात तो नहीं करेंगे। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो mv square upon r towards the center नहीं आएगा। डी क्या कहता है? द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेज वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। यस, क्योंकि एक तो ये आ गया, एक ये चीज आ गई, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज होगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें बी और डी दो ऑप्शन करेक्ट मिले। ठीक है, ये वीडियो सॉल्यूशंस आप एक बार अच्छे तरह से देख लेना। किसी क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसे मैं हर वीडियो के लास्ट में कहता हूं कि अपनी क्वेरीज को, अपने कमेंट्स को, अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। हम उनको देखेंगे, रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जिन फ्रेंड्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनको कहिए कि तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा सर्कुलर मोशन का ऑब्जेक्टिव सेकंड का पूरा वीडियो सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में फिर अपन मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय।